ये छोटा सा टॉपिक है पर कई बार परेशान ज़्यादा करता है। पर अगर आपको इसके बेसिक लॉजिक समझ में आ जाते हैं, जो कि गिनती के 2-3 लॉजिक है, तो इसमें कुछ है नहीं खास। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 3 टर्म्स हैं। पहला इनवर्स, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक और तीसरा फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट हमने देख लिया कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करेंगे हम, साइन, कॉस, टेंजेंट, सीकेंट, कॉसेकेंट की बात करेंगे, तो ये तो हमने कल हल्का हल्का देखा था। अब हम देखते हैं कि इनवर्स क्या होता है। अगर कोई भी कर्व दिया हुआ है, लेट अस से y इज इक्वल टू स्ट्रेट लाइन दी हुई, y इज इक्वल टू 3x + 5 दिया हुआ, ये कोई कर्व, किसी कर्व का, किसी पॉइंट का, किसी शेप का मैथमेटिक्स में अगर इनवर्स करना होता है तो उसका मतलब होता है कि x और y की पोजीशंस को आपस में चेंज कर देना। जैसे जहां पर y है उसकी जगह x रख दो, जहां पर x है उसकी जगह y रख दो, तो ये इनवर्स हो जाएगा इस कर्व का। जैसे y की जगह x की जगह y, ये जो कर्व, इस कर्व का नाम अगर मैं C1 बोलूं तो दिस कर्व इज इनवर्स ऑफ C1। इस स्ट्रेट लाइन का इनवर्स, ये वाली स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन ही बनेगी, लीनियर इक्वेशन है x और y में, तो इस लाइन का इनवर्स ये वाली लाइन बन जाती है। बात से सिंपल लॉजिक है। इसको हम अलजेब्राइकली भी कर सकते हैं, जैसे अभी किया, x की जगह y की जगह x रख दो, हो गया इनवर्स ऑफ अ कर्व। इसको हम ग्राफिकली भी कर सकते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या है, इस लाइन और इस लाइन के बीच में लिंक क्या है, ये इनवर्स हो गया, कौन सा कर्व मिल गया मुझे। अगर इसी बात को ग्राफिकली बोलना होता है तो ग्राफिकली ऐसे दिखाया जाता है। जैसे ये कोई कर्व है, इसी लाइन को ही ड्रॉ कर लेते हैं। इस लाइन को अगर ड्रॉ करें तो ये कहां कहां से पास करेगी लाइन, x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू 5 बन रही है, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 5, 0,5, y की वैल्यू तो क्या 0 रखें, y की वैल्यू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू -5/3, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -5/3। लेट अस से इस पॉइंट से जाते, ये लाइन, ये पहले वाली लाइन थी। अगर मैं x और y की पोजीशन से इंटरचेंज कर देता हूं तो ये लाइन बन जाती है x = 3y + 5। इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं, कोई भी 2 पॉइंट ले लेता हूं मैं इसमें, x की वैल्यू 0 रखता हूं तो y की वैल्यू आ जाएगी -5/3, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -5/3, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। एक और पॉइंट ले लेते हैं, y की वैल्यू 0 रखूं तो x की वैल्यू कितनी बनती है, y 0 है तो x की वैल्यू 5 बन रही है, y 0 है तो x की वैल्यू 5, y 0 x की वैल्यू 5, 5,0। इन दोनों पॉइंट से पास करने वाली ये लाइन बनेगी। इस व्हाइट लाइन का इनवर्स इस येलो लाइन को बोला जाता है। क्या खास बात है इन दोनों लाइंस में, खास बात ये है कि अगर मैं y = x लाइन ड्रॉ करता हूं, ये y = x लाइन, ये y = x लाइन है, किसी भी कर्व का इनवर्स लेने का मतलब है उस कर्व को इस y = x लाइन को मिरर मान के जब रिफ्लेक्शन देखोगे तो उसका रिफ्लेक्शन इनवर्स कहलाएगा। जैसे ओरिजिनल लाइन थी हमारी y = 3x + 5, ये वाली ओरिजिनल लाइन थी, इसका जब इनवर्स किया गया है तो जो नई लाइन है वो y = x लाइन के अंदर उसका रिफ्लेक्शन है। ऐसे लगेगा कि ये लाइन रिफ्लेक्ट होके इधर आ गई है, इधर वाला पार्ट रिफ्लेक्ट होके उधर की तरफ चला गया। तो किसी भी कर्व का y = x लाइन में जो रिफ्लेक्शन होता है उसे उसका इनवर्स बोलते हैं। जो x, y पॉइंट है वो y, x पॉइंट हो जाता है। जैसे मैंने बोला ना, x की जगह y की जगह x। जो 0,5 पॉइंट है, ये पॉइंट घूम के आ जाएगा 5,0 पर। जो 0, -5/3 पॉइंट है वो घूम के आ जाएगा, अरे गलत लिखा हुआ हमने, y की वैल्यू 0 है ना, -5/3, 0, y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू -5/3। ये जो -5/3, 0 पॉइंट है वो 0, -5/3 बन जाता है। x की जगह y की जगह अगर x लिखते हैं अलजेब्राइकली तो वैसे किया जाता है, कुछ देखने की जरूरत नहीं, कुछ कर्व बनाने की जरूरत नहीं, x y की पोजीशन इंटरचेंज कर दो। और अगर मुझे देखना है विजुअली कि इनवर्स हो क्या रहा है, इनवर्स होता है y = x लाइन में कर्व का जो रिफ्लेक्शन बनेगा उसे बोला जाएगा इनवर्स। इस लाइन का ये लाइन इनवर्स है, क्यों, क्योंकि उस लाइन का y = x में रिफ्लेक्शन ये वाली लाइन बनती है, ये इनवर्स का विजुअल मीनिंग होता है।
क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ये लॉजिक कोई हेल्प नहीं करेगा। ये केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि हम अगर टॉपिक पढ़ रहे हैं और उसके बारे में बिल्कुल ही आइडिया ना हो कि भाई इनवर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ये पता नहीं कि इनवर्स है क्या, तो इस वजह से ये बातें जानना जरूरी। पर क्वेश्चन सॉल्व करने में ये ज्यादा हेल्प नहीं करेगा। क्वेश्चंस बहुत सिंपल और टू द पॉइंट होते हैं। समझ में आया इनवर्स का मतलब क्या है? इनवर्स का मतलब है एक्स की जगह वाई, वाई की जगह एक्स रख देना, ये इनवर्स वाला पार्ट। जैसे अगर मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को पढ़ना है, इनवर्स किसका करना है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, तो करके देखते हैं। जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स कोई कर्व है जिसको हम जानते हैं, अगर इस कर्व का मुझे इनवर्स करना हो तो क्या करना चाहिए? y की जगह x, x की जगह y रख दो, y की जगह x और x की जगह y रख दिया तो x इज इक्वल टू साइन y, ये हो जाएगा साइन x का इनवर्स, इस कर्व का इनवर्स ये बन जाता है। अगर मैं इसे विजुअली देखना चाहता हूं तो विजुअली ऐसा दिखेगा, साइन x का कर्व बना लो, ये साइन x का कर्व है, y इज इक्वल टू एक्स लाइन में इसका रिफ्लेक्शन ले लो, ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन। इस लाइन में इस कर्व का अगर आप रिफ्लेक्शन लोगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। देखो ये लाइन ऐसे गई है, ये लाइन इससे ऐसे जाएगी, फिर ये ऐसे गई है, ये लाइन ऐसे चली जाएगी, और इस तरीके से ये लाइन इधर गई है तो ये लाइन इधर चली जाएगी, वो लाइन क्रॉस करके उधर गई है तो ये लाइन इधर चली जाएगी। तो अगर ये साइन एक्स का कर्व है तो अगर इसका रिफ्लेक्शन लोगे तो ये जो ग्रीन वाला कर्व है ये साइन एक्स का रिफ्लेक्शन आपको दिखाई देगा। अगर ये जो कर्व है ये अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स है, अगर रिफ्लेक्शन करते हो इसका तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू साइन y, ये बन जाता है। बात सही, क्लियर? ये तो पहला पार्ट है कि इनवर्स क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट है कि साइन एक्स क्या होता है। अब तीसरी बात आती है फंक्शन क्या होता है। तो तीनों बातों को जानना तो चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प हो ना हो, तीनों बातों का मीनिंग पता होना चाहिए। फंक्शन का मतलब होता है कि ऐसा कर्व जिसपे एक x की वैल्यू पर एक ही y की वैल्यू आती हो, दो y की वैल्यू या दो से ज्यादा y की वैल्यू ना आती हो। एक x की वैल्यू का मतलब होता है कि वर्टिकल लाइन उस कर्व को एक ही जगह पे कट करती हो। वर्टिकल लाइन की इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का मतलब होता है x इज इक्वल टू 2। अगर ये लाइन है तो इस पूरी लाइन पे x की वैल्यू 2 रहेगी। तो x की वैल्यू 2 के लिए मुझे y की एक ही वैल्यू मिलनी चाहिए, एक ही पॉइंट इस कर्व के ऊपर मिलना चाहिए, दो पॉइंट्स नहीं मिलने चाहिए। अगर एक x की वैल्यू के लिए, एक वर्टिकल लाइन के लिए एक ही y की वैल्यू, एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है तो वो फंक्शन है। अगर एक x की वैल्यू के लिए एक से ज्यादा y की वैल्यू मिल रही है तो वो फंक्शन नहीं है। जैसे ये जो व्हाइट वाला कर्व है ये तो फंक्शन है। आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते जाओ, किसी भी x की वैल्यू के लिए देखोगे आपको ये एक ही जगह पे कट होता हुआ दिखाई देगा। पर इस ग्रीन वाले कर्व को अगर मैं वर्टिकल लाइन से कट करूं तो यहीं पे पूरा घमासान हो जाता है। ये लाइन अगर मैंने ड्रॉ कर दी तो इस x की वैल्यू पर y की वैल्यू कितनी मिलेंगी? इनफाइनाइट, 1 2 3 4, और ये तो साइन x का कर्व है, नीचे भी इनफाइनाइट पॉइंट्स, ऊपर भी इनफाइनाइट पॉइंट्स। तो ये जो ग्रीन कर्व है ये फंक्शन नहीं है। ये बात समझ में आई कि ये साइन x तो फंक्शन था, पर ये जो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन y बनाया, जो इसका इनवर्स बनाया, ये फंक्शन नहीं। पर मुझे तो फंक्शन पढ़ना है क्योंकि हम 11th 12th क्लास में फंक्शंस को पढ़ते हैं। एक x की वैल्यू के लिए दो y की वैल्यूज आती हैं, उनको हम स्टडी नहीं करते, सारे के सारे रियल वैल्यूड फंक्शंस को पढ़ते हैं। तो हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं? हम इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करते हैं कि ठीक है, अगर मैं पूरा साइन x का कर्व लेता हूं तो ये कट बहुत जगह पे कट करता है, और बहुत जगह कट करने की वजह से फंक्शन नहीं बना रहता। तो मैं एक काम करता हूं, मैं पूरा साइन x का कर्व नहीं लेता, मेरे काम के लिए मैं साइन x का एक छोटा सा हिस्सा ले लेता हूं। कौन सा हिस्सा? -90 से +90 वाला हिस्सा। यहां तक आता है +90, π/2 कल हमने कर्व बनाया था, यहां तक आता है -90। मैं इस कर्व का केवल इतना सा हिस्सा लेता हूं, इतना सा हिस्सा लेता हूं, ये वाला हिस्सा। इस कर्व का अगर मैं इतना सा हिस्सा लूंगा, जो रिफ्लेक्शन होगा उसका, वो रिफ्लेक्शन कुछ ऐसा दिखाई देगा। मैं साइन x का कर्व ले रहा हूं जो केवल -90 से +90। अब तक केवल समझने की बात है, याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। जब समझने की कोशिश करो कि जो बोल रहे हैं वो समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाला पार्ट है वो सेपरेट है, समझने वाला पार्ट अलग है। इसका क्वेश्चन सॉल्व करने से कोई लिंक नहीं है, पर अगर आप सीधा ही रटने की कोशिश करोगे तो दिमाग में खिचड़ी हो जाएगी कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ये एंगल क्यों ले रहा हूँ, वो एंगल क्यों ले रहा हूँ। यहाँ पे उसका सबका बेसिक लॉजिक। तो अगर मैंने साइन x का कर्व लिया,
केवल -90 से +90, -π/2 से +π/2 तक इसका रिफ्लेक्शन किया। अगर इसका रिफ्लेक्शन मैं लूं तो इसका रिफ्लेक्शन कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये y = x लाइन है, y = x लाइन में अपने कर्व का रिफ्लेक्शन ले लो, वही बन जाएगा आपका इनवर्स। इसका रिफ्लेक्शन कुछ ऐसा दिखेगा, इसका रिफ्लेक्शन कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये sin x का कर्व है, ये y = sin x का कर्व है -90 से 90 के बीच में। ये x = sin y का कर्व है, x की जगह y, y की जगह x रख दिया, ये वाला कर्व बन गया। इसको बोलते हैं sin इनवर्स x का कर्व। अब sin इनवर्स x का कैसे? हमेशा हम y को ही तो लिखते हैं, y को x की टर्म्स में लिखते हैं, ये y तो sin के अंदर उलझा हुआ है। तो इसको लिखने का तरीका ये कि x = sin y, ये जो लिखा हुआ है, x = sin y, ये जो लिखा हुआ है, इसमें y को एक्सप्रेस किया जाता है कि y किसका? sin का इनवर्स फंक्शन है। यहां से y को लिख दिया जाता है इस तरीके से। ध्यान ये रखना, sin x, ये जो sin है मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, ऐसा नहीं कि sin डिवाइड में चला गया इसलिए sin की पावर -1 × x है। ये केवल लिखने का तरीका है कि y को x की टर्म्स में अगर एक्सप्रेस करना हो तो इस बात को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मतलब ये है कि इस y क्या है? एंगल है, sin के अंदर रखा गया, कि इस एंगल को, इस y की वैल्यू को sin में पुट करोगे तो आपको x मिलेगा। sin के अंदर इस y की वैल्यू को, इसको अगर पुट करोगे तो आपको x मिलेगा। तो sin इनवर्स x का मतलब है इस एंगल को sin में पुट किया तो आपको x मिलेगा। यही कहने का मतलब है x = sin y को y = sin इनवर्स x। ये बस रिप्रेजेंटेशन है, लिखने का तरीका, गुणा भाग नहीं किया है कि sin डिवाइड में चला गया, अकेला sin तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये y = sin इनवर्स का मतलब है ये वाला कर्व है, इसमें y की वैल्यू को sin इनवर्स x बोला जाता है। क्लियर है? अगर मैं चाहूं तो इसको वापस भी लिख सकता हूं, sin y = x। बस थोड़ी सी एक स्पेशल कंडीशन होगी जिसको थोड़ी देर में देखेंगे कि इसको मैं वापस से ये लिख सकता हूं। x = sin y एक्चुअली पूरा का पूरा कर्व था, पर क्योंकि मैंने sin इनवर्स बनाने के लिए, फंक्शन बनाने के लिए इसको कट किया हुआ है, तो ये लिखा तो जा सकता है, पर एक छोटे से हिस्से के लिए लिखा जा सकता है, उसको भी हम पढ़ेंगे। एक बार इसको ध्यान से देखो, कोई पार्ट अगर अंडरस्टैंड ना हुआ हो तो एक बार बताओ, मैं दोबारा से बताता हूं। याद रखने का इसमें कोई भी पार्ट नहीं, इसमें कोई पार्ट रटने की जरूरत नहीं, इस पे डायरेक्ट आप पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, पर ये है कि लॉजिक की sin इनवर्स x क्या होता है। sin x होता है, उसका इनवर्स करना होता है, तो रिफ्लेक्शन ले लेते हैं, रिफ्लेक्शन लेते हैं तो ये कर्व बनता है वर्टिकल y एक्सिस के अलोंग। दिक्कत क्या आती है? ये फंक्शन नहीं है, फंक्शन बनाना है तो साइन को काट देते हैं हम, छोटी सी ब्रांच यूज करते हैं जो फंक्शन की तरह एक्ट करे। फंक्शन की तरह क्यों एक्ट करती है कि इसमें अगर मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूं तो ये वर्टिकल लाइन अब एक ही बार कट करेगी, अब एक ही बार कट कर रही है, तो अब ये फंक्शन बन गया। तो इतने से हिस्से को तो मैं फंक्शन मान सकता हूं, उस पूरे ग्रीन कर्व को मैं फंक्शन नहीं मान सकता था। इस वजह से मैं y = sin इनवर्स x = sin y को y = sin इनवर्स x की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूं। इसका मीनिंग यही है, बस थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन क्या है कि जो एंगल है वो -90 से +90 के बीच में होना चाहिए, क्योंकि हमने इतनी ही ब्रांच यूज की है, पूरा का पूरा sin x का कर्व हमने यूज नहीं किया। क्लियर है? दोबारा बता दूं, एक बार दोबारा बता दूं। हाँ, ये वाला पार्ट समझ में आया? रिफ्लेक्शन हो रहा है तो वो ग्रीन कर्व बन रहा है, सही। तो क्योंकि ये ग्रीन कर्व बन रहा था, ये ग्रीन कर्व फंक्शन नहीं है। फंक्शन क्यों नहीं है? एक x की वैल्यू पे इनफाइनाइट y की वैल्यू आ रही है। इनफाइनाइट तो छोड़ो, 2y की वैल्यू आ जाए तभी वो फंक्शन होना बंद हो जाता है। तो ये वर्टिकल लाइन जब मैं ड्रॉ करता हूं, इस x की वैल्यू के लिए अगर देखता हूं, x = 0.1 के लिए देखता हूं, x = 0.1 पर y की यहाँ पर इनफाइनाइट वैल्यूज आ रही। अगर x की एक से ज्यादा वैल्यूज आती हैं तो उसे हम फंक्शन कंसिडर नहीं करते। तो इस दिक्कत को हम कैसे सॉल्व करते हैं कि पूरा sin x को इनवर्स करने की बजाय छोटा सा हिस्सा लेते हैं और उसका इनवर्स कर देते हैं। कितना बड़ा हिस्सा ले? इतना हिस्सा ले कि वर्टिकल लाइन से एक ही बार कट करे ताकि इसे फंक्शन की तरह ट्रीट किया जा सके। अगर ये वापस से घूम के इधर आ गया तो ये फिर से 2 बार कट होने लग जाएगा, फिर से प्रॉब्लम आ जाएगी। तो मैं केवल इतना सा हिस्सा रखता हूं जो वर्टिकल लाइन को एक ही बार कट करे, 2 बार कट ना करे। तो इस वजह से हम केवल इतना सा हिस्सा यूज करते हैं। इस हिस्से की खास बात यह है, वर्टिकल लाइन एक ही बार कट करती है, मतलब कि यह हिस्सा फंक्शन की तरह ट्रीट किया जा सकता है। इस हिस्से को बोलते हैं sin इनवर्स x। क्लियर है? 2-3 बातें इसमें ध्यान रखने लायक है। देखो, अगर मैंने ये कर्व बनाए, यही तो इनवर्स वाला कर्व, x की जगह y, y की जगह x, तो इसमें ध्यान दो, ये जो y है वो साइन के अंदर रखा हुआ है। बात सही? साइन के अंदर एंगल्स रखे जाते हैं।
तो ये जो y की वैल्यू है यहां पर रखी हो चाहे यहां पर रखी हो, y एक एंगल है और जो x है वो साइन की वैल्यू है, x वैल्यू ऑफ साइन। ये बात क्लियर है? जब मैंने इनवर्स बनाया है तो x इज इक्वल टू साइन वाई अगर लिखा है तो साइन के अंदर y लिखा हुआ है, x बार लिखा हुआ है। साइन के अंदर एंगल होता है, x साइन की वैल्यू है, तो y एक एंगल है। y एक एंगल मतलब ये जो साइन इनवर्स x लिखा गया ये एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है, ये साइन की वैल्यू नहीं है। साइन इनवर्स x का मतलब है इस एंगल को साइन में रखोगे तो x मिलेगा। तो मैं बोल रहा हूं इस एंगल को, ये साइन इनवर्स x हमेशा एक एंगल होता है, साइन नहीं होता। साइन के अंदर रखने के लिए एक एंगल है, जिसको साइन के अंदर रखूंगा तो मुझे x मिलेगा। क्लियर है ये वाली बात? क्लियर है? x इज इक्वल टू साइन वाई लिखा है, साइन के अंदर कौन है, x या y? y। साइन के अंदर क्या रखा जाता है, एंगल, तो y एक एंगल है, x साइन की वैल्यू। ध्यान क्यों रखना चाहिए? ध्यान ये रखना चाहिए हमने एंगल कहां से कहां तक यूज किया, -90 से +90 तक यूज किया। तो ये जो y की वैल्यू है ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, -90 से +90 के बीच में y की वैल्यू रहेगी। एंगल को अगर -90 से +90 में रखोगे साइन के अंदर तो साइन -90 होता -1, साइन +90 होता +1। तो ये साइन y की वैल्यू जो x के बराबर है ये कहां से कहां तक जाएगी, -1 से +1। तो x की वैल्यू बनेगी -1 से +1। पूरे इनवर्स में जितनी कहानी आपने अब तक सुनी है उसमें याद रखने वाला पार्ट केवल इतना है, केवल ये पार्ट है जो आपको याद रखना है। ना ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ना ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ना ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ना जो कल किया था वो इंपॉर्टेंट। लास्ट तीन चीजें केवल यही इंपॉर्टेंट है कि अगर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x लिखा गया है तो y साइन इनवर्स x के बराबर है और y एक एंगल है। y एंगल अगर साइन इनवर्स x की वैल्यू है तो -90 से +90 के बीच में रहेगा जो एंगल होता है, और जो x की वैल्यू है क्योंकि वो साइन की वैल्यू है तो साइन की वैल्यू -1 से +1 के बीच में रहती है। केवल ये तीन बातें आपको नोट करके रखनी है और याद रखनी। क्लियर? केवल इंपॉर्टेंट पार्ट जिससे क्वेश्चन सॉल्व होंगे उस पर हम फोकस रखेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। एक बार क्वेश्चन सॉल्व होने लगे तो इसको मैं दोबारा भी एक्सप्लेन कर दूंगा, पर मेन पर्पस है कि ये वाली बातें हमें समझ में आनी चाहिए। क्लियर है? दोबारा से बता दूं एक बार, जो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बात है कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये जो y है ये एंगल है और ये जो x है ये वैल्यू ऑफ साइन है। इस एंगल की खास बात क्या है, ये एंगल ये बताता है कि इस एंगल को साइन इनवर्स x हमेशा एंगल बनेगा, इसकी वैल्यू π/2, π/3, π/6 ऐसे एंगल्स दिखाई देंगे कि इस वैल्यू को साइन के अंदर रखोगे तो x मिलेगा। ये इसका मीनिंग। बात सही? अगर ये साइन इनवर्स की वैल्यू है तो साइन इनवर्स में हमने एंगल कट किया था -90 से +90 तक, तो मुझे ये ध्यान रखना है कि जो साइन इनवर्स x की वैल्यू है, जो y की वैल्यू है, वो -90 से +90 तक रहेगी। और x क्योंकि अब अगर मैंने ये लिख लिया -90 से +90, वापस से मैं लिख सकता हूं x इज इक्वल टू साइन y। एंगल -90 से +90 रखोगे तो ये जो साइन y की वैल्यू है ये -1 से +1 तक आएगी। x साइन की वैल्यू है तो ये -1 से +1 के बीच में रहती है। इसमें देखो कंफ्यूजन है कि नहीं? अगर इसमें कंफ्यूजन है तो हम आगे अभी नहीं बढ़ेंगे, अगर नहीं है तो फिर नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ें। ये चीज याद रहनी चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट यही पार्ट। क्लियर है? y एक एंगल है, साइन इनवर्स x एक एंगल है। इस एंगल को साइन में पुट करोगे तो x मिलेगा, जैसे कि यहां पर किया हमने कि इसको वापस अगर मैं लिखूं साइन y इज इक्वल टू x, तो इस एंगल को y को साइन के अंदर रख रहे हैं तो x मिल रहा है मुझे वापस। ये तो इसका मीनिंग है। y क्योंकि साइन इनवर्स की वैल्यू है तो साइन इनवर्स का जो ब्रांच काटी जाती है वो -90 से +90 तक काटी जाती है। ये वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट, ये भी इतना नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट। दो बातें याद रहेंगी पूरे इनवर्स में। अब तक हमने दो ही बातें कही है कि ये याद रखना, ये नहीं भूलना। अब इसी तरीके से हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स किया जाता है, जैसे कि y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, इसका भी मीनिंग वही है।
y एक एंगल है जिसको मैं cos में पुट करूंगा तो एंगल x मिलेगा। cos की जो ब्रांच कट की जाती है, cos के जो एंगल यूज किए जाते हैं, एंगल कौन सा इसमें, x है या y है, y है। जो cos इनवर्स होता है वो एंगल होता है। cos में जो ब्रांच कट की जाती है, जो एंगल की ब्रांच कट की जाती है वो होती है 0 से पाई के बीच में। ऐसा नहीं हर जगह आर्बिट्रेरी होगा। दो फैमिली है, एक साइन इनवर्स वाली फैमिली है जो -90 से +90 के एंगल लेके आती है, एक कॉस वाली फैमिली है जो 0 से पाई के एंगल लेके आती है। साइन इनवर्स वाली फैमिली कौन सी है, साइन इनवर्स, कॉसिकेंट इनवर्स और टेंजेंट इनवर्स, तीनों के लिए -90 से +90 यूज करेंगे। कॉस वाली फैमिली कौन सी है, कॉस इनवर्स, कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट इनवर्स और एक कॉट इनवर्स, ये तीनों 0 से पाई तक यूज करते हैं एंगल को। साइन इनवर्स वाले -90 से +90 तक यूज करते हैं, कॉसिकेंट इनवर्स -90 से +90 और टेंजेंट इनवर्स -90 से +90। केवल इतना ही पार्ट, अगर यहां तक आपने साथ दिया है तो आगे गलती नहीं होगी, केवल इतना पार्ट ध्यान रखना है। देखो कॉस इनवर्स y इक्वल टू कॉस इनवर्स x है तो y की वैल्यू 0 से पाई तक रहनी चाहिए। y इक्वल टू सीकेंट इनवर्स x है तो y की वैल्यू 0 से पाई तक रहनी चाहिए। y इक्वल टू कॉट इनवर्स x है तो y की वैल्यू 0 से पाई तक रहनी चाहिए। याद रहेगी ये तीनों चीजें, कॉस इनवर्स, सीकेंट इनवर्स, कॉट इनवर्स एक ही फैमिली में आते हैं, 0 से पाई तक का एंगल यूज करते हैं। एंगल की बात होगी तो 0 से पाई के बीच में होंगे। सीकेंट इनवर्स, कॉसिकेंट इनवर्स और टेंजेंट इनवर्स। अगर कॉसिकेंट इनवर्स एंगल को देखो, ये भी -90 से +90 के बीच में रहता है, और टेंजेंट इनवर्स को देखो, ये भी -90 से +90 के बीच में रहता है। केवल इन तीन बातों का ध्यान रखना है, 3 ऊपर 3 नीचे, इन्हीं से क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। कौन कौन है साइन इनवर्स की फैमिली में, साइन इनवर्स, साइन का रेसिप्रोकल, कॉसिकेंट इनवर्स और एक टेंजेंट इनवर्स और मेहमान आता है। तो साइन इनवर्स, कॉसिकेंट इनवर्स, टेंजेंट इनवर्स -90 से +90 के बीच में रहते हैं। कॉस इनवर्स, सीकेंट इनवर्स, कॉट इनवर्स 0 से पाई के बीच में रहते हैं, 0 से 180 डिग्री के बीच में रहते हैं। ये ध्यान रखना है। जब भी किसी इनवर्स को देखो याद रखो कि ये एंगल है, ये साइन की वैल्यू नहीं है, ये एंगल है। जब भी सीकेंट इनवर्स, जब भी किसी इनवर्स फंक्शन को देखते हो वो एंगल है। कॉट इनवर्स को देखो ये एंगल है, कॉसिकेंट इनवर्स को देखो ये एंगल है, टेंजेंट इनवर्स एक्स को देखो ये एंगल है। क्या खास बात है इस एंगल की, इसको मैं वापस अगर टेंजेंट को इधर रख दूं, टेंजेंट y x के बराबर बनेगा, या इसको मैं बोलूं इस एंगल को टेंजेंट में रखोगे तो x मिलेगा, इसीलिए टेंजेंट y इक्वल टू x बन रहा है। केवल ये दो बातें ध्यान रखें, रहेंगी याद। अब देखो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। पहली एक्सरसाइज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सॉल्व हो जाएगी केवल इसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे जो हमने इस लास्ट पेज पे लिखे। जैसे अगर ये मुझसे पूछ रहा है कि बताओ साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू क्या बननी चाहिए, ये पूछ रहे हैं। ये जो स्टेप्स लिखूंगा मैं, हर बार लिखना है आपको और मिस नहीं करना है कभी भी, क्योंकि जल्दबाजी में करोगे और गलती होने के चांस बढ़ जाएंगे। सबसे पहला स्टेप, पुट, लिख लो इसको, इनवर्स फंक्शन इक्वल टू थीटा या फाई, किसी भी एंगल के इक्वल रख लो। दूसरा, राइट रेंज ऑफ थीटा along with it. Rewrite inverse function as trigonometric function. Fourth, find theta accordingly. ये रूल लिख लो, अभी जब यूज करेंगे तो आपको ये रूल एक एक करके समझ में भी आएगा। हमेशा इनवर्स के क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व करना। उन 6 बातों का याद रखना है। साइन इनवर्स, कोसिकेंट इनवर्स, टेन इनवर्स -90 से +90 रहते हैं। कॉस इनवर्स, सीकेंट इनवर्स और कॉट इनवर्स 0 से 180, 0 से पाई के बीच में रहते हैं। और उसके बाद सॉल्व करने का ये पैटर्न है, इसमें कहीं आपको इनवर्स नहीं करना, कहीं आपको कोई ग्राफ नहीं ड्रॉ करना। सॉल्व करने का तरीका ये देखो, कभी भी इनवर्स फंक्शन को अगर देखते हो तो इनवर्स फंक्शन को आप थीटा के इक्वल पुट कर लो। साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू थीटा। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्यों इंपॉर्टेंट स्टेप है? जब मैं बोल रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है तो होगा इंपॉर्टेंट ना।
ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्यों इंपॉर्टेंट स्टेप है? क्योंकि इस स्टेप के साथ साथ आपको थीटा की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। थीटा किसकी वैल्यू है? साइन इनवर्स की। साइन इनवर्स कहां से कहां रहता है? -90 से +90। ये लिखना मत भूलना, क्वेश्चन कहीं नहीं गया। -90 से +90 के बीच में होना चाहिए। इनवर्स फंक्शन को थीटा के बराबर लिखो, थीटा की रेंज साथ में लिखो। अगर साइन इनवर्स है, कोसिकेंट इनवर्स है, टेंजेंट इनवर्स है, -90 से 90, कॉस इनवर्स है, सीकेंट इनवर्स है, कॉट इनवर्स है, हम 0 से 180 लिखेंगे। तीसरा, ये जो इनवर्स फंक्शन है, अब इसको नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर लो। ये साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा था, तो साइन को इधर ले आओ, बन जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2। कन्वर्ट कर लिया हमने, इनवर्स वाले को नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लिख लिया। ध्यान क्या रखना है कि अब मैं ये जो थीटा ढूंढूंगा वो इसी के बीच में आना चाहिए, थीटा इससे बाहर नहीं होना चाहिए। तो ऐसी वैल्यू ढूंढनी है थीटा की जो साइन थीटा को 1/√2 बनाती हो। बात सही? आपको पता है किस एंगल पे साइन थीटा 1/√2 बनता है? 45 डिग्री बेसिक एंगल। क्या 45 डिग्री इसके बीच में पड़ता है? इसके बीच में पड़ता है, तो आप यूज कर सकते हो। तो थीटा इज इक्वल टू π/4। ये अपना आंसर आ जाएगा। थीटा क्या था? थीटा ही तो था साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू। तो इस साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू क्या बन जाएगी? π/4। बेसिक क्वेश्चन, सिंपल। स्टेप्स को समझाने के लिए ये वाले क्वेश्चन किया है। हर क्वेश्चन में यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। दिखने में सिंपल लग रहे हैं, पर मिस नहीं करना है। क्या मिस नहीं करना है? इनवर्स को जब किसी एंगल के सामने रखो तो उसकी रेंज लिखना साथ साथ मत भूलना। चलें एक और क्वेश्चन करके देखें। देखो, कॉसिकेंट इनवर्स √2, इसकी वैल्यू बतानी है हमें। फिर से वही स्टेप्स दोबारा से फॉलो करेंगे, बिल्कुल जीरो से। पुट इनवर्स फंक्शन इक्वल टू थीटा। इनवर्स फंक्शन है, इसको थीटा के बराबर लिख लो, और इस थीटा की वैल्यू ही ढूंढनी है क्योंकि इसी की तो वैल्यू पूछा है इसने। नेक्स्ट स्टेप क्या है? जैसे ही किसी इनवर्स फंक्शन को थीटा के बराबर लिखोगे उसकी रेंज लिखना मत भूलना। थीटा किसकी वैल्यू है? कॉसिकेंट इनवर्स की। कॉसिकेंट इनवर्स कहां से कहां रहता है? -90 से +90। ये स्टेप लिखना मत भूलना, बाकी दिक्कत नहीं। ठीक है, इनवर्स को थीटा के इक्वल पुट किया, लिखते ही साथ साथ थीटा लिख लिया, कहां से कहां होना चाहिए। अब इसको नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री के साथ की तरह सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। कॉसिकेंट इनवर्स को इधर लेके आएंगे, कॉसिकेंट थीटा इज इक्वल टू √2। कॉसिकेंट की तो वैल्यूज ही याद नहीं है मुझे, साइन की याद है। कॉसिकेंट क्या होता है? साइन का ही तो रेसिप्रोकल होता है। अब तो ये नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है, इसको साइन में लिखना है, आप साइन में लिख लो। साइन थीटा कितना बन जाएगा? माइनस था, प्लस था? हाँ प्लस था ना। साइन थीटा क्या बन गया? 1/√2। अब आपको ऐसा थीटा ढूंढना है कि जिस एंगल पे साइन थीटा 1/√2 बनता हो और वो जो थीटा -90 से +90 के बीच में रहना चाहिए। फिर से 45 डिग्री पे साइन 45 1/√2 होता है, तो थीटा क्या आ जाएगा यहां से? 45 डिग्री। तो ये वैल्यू किसके बराबर आ गई? 45। कोसिकेंट इनवर्स को आपने सिंप्लीफाई कर लिया। क्लियर है? तीन ही स्टेप्स है। दोबारा बताओ, कौन सा पार्ट बताओ? शुरू से बिल्कुल ये वाला। देखो, तीन ही स्टेप्स हैं। सबसे पहले किसी भी इनवर्स की वैल्यू निकालनी है, उसे थीटा के बराबर पुट कर लो। क्यों? क्योंकि जो इनवर्स होता है वो एंगल ही होता है, तो इनवर्स को एंगल के बराबर पुट कर लिया। अब मुझे पता है कि एंगल किसका एंगल है? कॉसिकेंट इनवर्स का एंगल है। तो साइन इनवर्स, कॉसिकेंट इनवर्स, टेन इनवर्स -90 से +90 में मिलेंगे। कॉस इनवर्स, सीकेंट इनवर्स, कॉट इनवर्स 0 से 180 में मिलेंगे। कॉसिकेंट इनवर्स -90 से +90 मिलते हैं, लिख लिया -90 से +90। तो अब ये एंगल को मैं ढूंढूंगा और ये एंगल -90 से +90 के बाहर नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। अब कॉसिकेंट इनवर्स √2 को थीटा में इधर की तरफ दोबारा से लेके आ गए। कॉसिकेंट थीटा इज इक्वल टू √2। बात सही? इसका मतलब यही था कि इसको मैं कॉसिकेंट के अंदर रखूं तो ये √2 वैल्यू देना चाहिए। तो ये कौन है? थीटा। थीटा को मैं कॉसिकेंट के अंदर रखूं तो √2 वैल्यू देना चाहिए। यही लिखा हुआ है। आप ये याद रख सकते हो, कॉसिकेंट इनवर्स को ये डिवाइड में है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। गलत है ये, बस याद रखने के लिए ये रख सकते हो कि कॉसिकेंट इनवर्स इधर डिवाइड में तो इधर आके कॉसिकेंट थीटा बन जाएगा। केवल रटने के लिए बता रहा हूँ, ये बात जो है लीगल नहीं है, बाहर किसी को मत बताना। बस ये ध्यान रखना, कॉसिकेंट इनवर्स है तो इधर आएगा तो कॉसिकेंट बन जाएगा। क्लियर? तो कॉसिकेंट थीटा इज इक्वल टू √2 है। अब आपको थीटा ढूंढना है -90 से +90 में, और कॉसिकेंट थीटा की वैल्यू होनी चाहिए √2। कॉसिकेंट थीटा की वैल्यू याद नहीं है मुझे, रेसिप्रोकल कर लिया। साइन थीटा होना चाहिए 1/√2, थीटा होना चाहिए -90 से +90। तो ऐसा एंगल ढूंढना है -90 से +90 जो साइन में रखो तो 1/√2 दे। ऑब्जर्वेशन से याद है मुझे कि साइन 45 1/√2 होता है। क्या ये -90 से +90 के बीच में है?
है, तो एंगल 45 यूज कर सकता हूं मैं, तो थीटा की वैल्यू 45 यही वैल्यू देगी, तो थीटा इज इक्वल टू 45 रहेगा। और ध्यान रखना जब आप ये क्वेश्चन करोगे 2-3 एंगल नहीं आएंगे, एक ही एंगल आएगा। जब भी आप वैल्यू ढूंढोगे तो ऐसा नहीं कि π/4 भी आ गया, दूसरा भी आ गया, वो भी आ गया, एक ही एंगल आएगा जब आप ढूंढना शुरू करोगे कि 1/√2 वैल्यू -90 से +90 में कब बनेगी। क्लियर है? एक और क्वेश्चन करके देखो, 3-4 क्वेश्चंस के बाद आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये खेल क्या चल रहा है। ट्राई करके देखो कि इसकी वैल्यू क्या बननी। इनवर्स है तो ये एंगल होगा, एंगल है तो एंगल के इक्वल पुट कर दो, पहला स्टेप इनवर्स है तो एंगल होगा। जैसे ही एंगल लिखो इसकी रेंज लिखना मत भूलना। tan इनवर्स अगर थीटा है तो थीटा कहां से कहां रहना चाहिए ये लिखना मत भूलना, गलती यहीं पे होगी। -90 से +90 के बीच में एंगल ढूंढना है। अब आपको ये ध्यान रखना -90 से +90 के बीच में एंगल ढूंढना है। अब इसको वापस tan इनवर्स को इधर लिख लो, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू -1/√3। अब आप ढूंढो टेंजेंट में कौन सा एंगल -1/√3 देगा, मुझे याद नहीं है कहां देगा। तो क्या कर सकते हैं, वो जो हमने शेप बनाई थी, कर्व बनाए थे, टेंजेंट का कर्व बना लो, कहां से कहां, -90 से +90 के बीच में। ये मैं वो बता रहा हूं कि जिसको बिल्कुल ही एंगल कुछ याद ना हो, 0 से 90 वाले तो याद होंगे ही। ये है टेंजेंट का कर्व, -90 से +90, तो ये बेसिक कर्व हमें पता होने चाहिए कि कौन सा कर्व बनता है। ये टेंजेंट का कर्व है -∞ से +∞। मुझे ढूंढना है -1/√3 कहां पर बनेगा, और मुझे बस एक वैल्यू पता है कि टेंजेंट की वैल्यू 1/√3 कहां पे बन रही थी। 1/√3 कहां बन रही थी, टेंजेंट 30 डिग्री पे, तो 30 डिग्री यहां कहीं आया था और 30 डिग्री पे 1/√3 था। और मुझे ये पता है ये सारे के सारे जितनी भी शेप्स है सारी सिमेट्रिक है। अगर सिमेट्रिक है तो 30 डिग्री आगे चलने पे 1/√3 आया है, तो 30 डिग्री पीछे चलने पे -1/√3 बनना चाहिए। बात सही। तो मुझे यहां से हिंट मिलेगा कि -30 पे ये -1/√3 बनना चाहिए। तो इस तरीके से शेप को, सिमेट्री को देख के भी मैं अंदाजा लगा सकता हूं, अगर मुझे वैल्यूज याद नहीं है, कि अगर टेंजेंट 31/√3 था तो -30 बिल्कुल सेम ही तो शेप है, उधर की तरफ जा रही है, -1/√3 होना चाहिए। तो थीटा की वैल्यू -30 डिग्री -π/6 हो सकती है। इससे पहले कि मैं इसे फाइनल करूं, एक बार चेक करो कि जो रेंज उसने दी थी उसी में मैं देख रहा हूं कि नहीं। थीटा -90 से +90 के बीच में होना चाहिए, -90 से +90 के बीच में, तो ये एंगल सही है। क्योंकि टेंजेंट का कर्व तो आगे भी बनता है, टेंजेंट का कर्व ऐसे भी बनता है, यहाँ पे आएगा पाई और इधर, तो ये जो 1/√3 नेगेटिव है वो इस एंगल पे भी बनेगा। और इस एंगल की खास बात क्या है, ये -90 से +90 के बाहर पड़ता है, तो इसलिए इसको यूज नहीं कर सकते। तो इसको यूज नहीं करना है, केवल -90 से +90। अगर टेंजेंट को देख रहे हो, साइन इनवर्स को देख रहे हो, -90 से +90, टेंजेंट इनवर्स को देख रहे हो, -90 से +90, कॉसिकेंट इनवर्स को देख रहे हो, -90 से +90। कॉसिकेंट इनवर्स, सीकेंट इनवर्स के कर्व की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कॉसिकेंट का रेसिप्रोकल करके हम साइन में ढूंढ लेंगे एंगल। तो कॉसिकेंट इनवर्स के वो जो यू शेप के वो डब्बे से बनाए थे, उनकी जरूरत पड़ेगी नहीं आपको, केवल साइन और कॉस और टेंजेंट से काम चला लेंगे। क्लियर है? एक और क्वेश्चन करके देखो। सीकेंट इनवर्स -√2, ये ढूंढ के देखो ये एंगल क्या बनना चाहिए। वही 4 स्टेप 1 बाय 1 मैकेनिकली करते चलो, ज्यादा दिमाग मत लगाना एकदम से, शुरुआत में स्टेप बाय स्टेप सीखो, उसके बाद फास्ट करने की कोशिश करना। डन? कितना आ रहा है एंगल? 45। क्या आ रहा है एंगल? -45, -45 आ रहे, सबका -45 आ रहे। सबने इक्वल टू थीटा लिखा, सबने इक्वल टू थीटा लिखा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या था, नेक्स्ट स्टेप क्या लिखना था?
रेंज लिखनी थी। थीटा कहां से कहां तक होना चाहिए? क्या आपका एंगल 0 से 180 में आ रहा है? 0 से 180 में -45 कहां से आएगा? अगर आपका एंगल नेगेटिव आ रहा है तो 0 से 180 में कहां है वो? इस वजह से ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। जो मैं बोल रहा था कि ये लगता सिंपल सा स्टेप है, सबसे इंपॉर्टेंट वही है। -45 लिखोगे आंसर गलत है, क्योंकि सीकेंट इनवर्स -45 हो ही नहीं सकता। सीकेंट इनवर्स केवल 0 से पाई में मिलेगा। तो आपको जो एंगल ढूंढना था जो वो 0 से 180 में ढूंढना था, ना कि -90 से +90 में। साइन इनवर्स, कोसिकेंट इनवर्स और टेंजेंट इनवर्स -90 से 90 में ढूंढने। कॉस इनवर्स, सीकेंट इनवर्स, कॉट इनवर्स 0 से 180 में ढूंढने। बात सही? देखो सीकेंट इनवर्स थीटा लिखा, थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए? 0 से 180 के बीच में होनी चाहिए या 0 से पाई के बीच में होनी चाहिए। अब लिख लो सीकेंट थीटा इज इक्वल टू -√2। -√2 है, सीकेंट की तो मुझे वैल्यूज ही ध्यान नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इसे कॉस में कन्वर्ट कर लेता हूं। कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/√2। अब मुझे देखना है कॉस -1/√2 कब बनता है, और एंगल मुझे देखना है 0 से 180 के बीच में। अब 0 से 180 के बीच में मुझे वैल्यू नहीं है ध्यान, जरूरी नहीं है हमेशा ध्यान रहे। तो मैं क्या करता हूं, कॉस का कर्व बना लेता हूं जो हमने कल याद किया था कि कॉस का कर्व 0 से 90, 90 से 180, ऐसा कॉस का कर्व बनता है। क्या वैल्यू ढूंढनी है मुझे? -1/√2। माइनस नहीं पता, प्लस तो पता है मुझे, +1/√2 कहां मिलेगा? बिल्कुल इसके सेंटर में 45 डिग्री पे 1/√2 वैल्यू मिलती है। अगर ये सिमेट्रिक है, अगर इसके बिल्कुल सेंटर में, तो इसके बिल्कुल सेंटर में -1/√2 होना चाहिए। बात सही है? क्योंकि आपने बोला था ये डोम है, ये बिल्कुल सिमेट्रिक होते हैं। अगर बिल्कुल सिमेट्रिक है तो यहाँ पे भी 1/√2 बनेगा, यहाँ पे भी 1/√2 बनेगा, यहाँ -1/√2, यहाँ -1/√2। तो अगर ये इस 90 डिग्री से 45 पीछे ये शेप है, तो 90 से 45 आगे भी यही शेप होनी चाहिए, बस नेगेटिव साइड मिलेगी। तो ये एंगल जो 90 से 45 आगे चलूंगा तो मुझे -1/√2 दिखाई देना चाहिए। ये केवल कर्व के लिए कि आपको बिल्कुल ही याद नहीं, अदरवाइज आप ध्यान रख सकते हो। कॉस थीटा -1/√2 कॉस 135 पे बनता है। याद है तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं है तो इस तरीके से आप कर्व की मदद से, उन्हीं 3-4 कर्व्स की मदद से निकाल सकते हो। तो थीटा होना चाहिए 90 + 45 डिग्री, 90 + 45 135 डिग्री। डाउट है मैंने सही सोचा है कि नहीं? हो सकता है कि मुझे डाउट हो जाए कि देखने में लग रहा है, मेरे को तो इतना क्लियर नहीं दिख रहा है। चेक कर लो, कॉस 130 डिग्री उतना ही, 135 उतना ही बनना चाहिए। कॉस को लिख लो 180 डिग्री -45, या फिर लिख लो 90 + 45, एक ही बात है। 180 पे चेंज होगा? नहीं होगा, 180 हॉरिजॉन्टल लाइन पे आता है, बनेगा cos 45। कौन सा क्वाड्रेंट है? 180 से पहले सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव, -cos 45 -1/√2। सही सोचा है मैंने, 135 डिग्री होना चाहिए। उसको मैं क्रॉस चेक भी कर सकता हूं, मेरा आंसर ठीक है क्या? बात सही है? तो एंगल कितना बनेगा? 135 डिग्री, माइनस नहीं बनेगा, +135 डिग्री बनेगा, क्योंकि 0 से 180 डिग्री में 135 डिग्री ही आएगा, जिसपे -1/√2 बनेगा। समझ में आया? समझ में आई ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर इसके बाहर आपने आंसर दे दिया तो आंसर गलत है, चाहे वो कितना भी करेक्ट हो, आपने कितनी भी मेहनत की हो, इसके बाहर आंसर नहीं हो सकता। तो ऑटोमेटिकली आप शुरुआत में लिख के रखोगे कि आंसर इसके बाहर नहीं दे सकते, बिल्कुल क्लियर है। एक और करके देखो, ये बताओ ये कितना बनना चाहिए? अब ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें उस ग्राफ का कोई रोल नहीं है कि इनवर्स कैसे करते हैं, किसका इनवर्स कौन होता है। इन क्वेश्चंस को करने में वही 2-3 रूल्स का ध्यान रखना है जो मैंने बताया। डन? डन? कितना आ रहा है एंगल? -60 देखो, जब भी इनवर्स दिखाई दे उसे थीटा के बराबर पुट कर दो। जैसे ही थीटा लिखोगे उसके साथ साथ उसकी रेंज लिखना मत भूलना, वरना गलती होगी। थीटा किसकी वैल्यू है? टेंजेंट इनवर्स की। कहां मिलेगी? -90 से +90 के बीच में वैल्यू। इसके बाद आप इसे नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लो। टेन इनवर्स को इधर लेके आओगे, बन जाएगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू -√3। टेंजेंट थीटा की वैल्यू -√3 होनी चाहिए। डायरेक्ट याद है, बहुत अच्छी बात है। नहीं याद है
तो वो जो कर्व बनवाए थे 3 उनका फिर से हेल्प लो। टेंजेंट थीटा का कर्व बनाना है, थीटा -90 से +90 में बनाना, ये लो +90 से -90 में टेंजेंट ऐसा बनता है। अब इसमें मुझे ढूंढना है कि ये √3 कहां पर बनेगा। 0 से 90 में तो मुझे वैल्यू याद है, टेंजेंट 60 पे बनता है, टेंजेंट 60 पे वैल्यू √3 बनती है। और ये अगर शेप सिमेट्रिक है तो 60 पीछे जाऊंगा तो -√3 बननी चाहिए, सिमेट्री का फायदा उठा लेते। तो इधर की तरफ 60 गया तो -60 डिग्री पे ये -√3 होना चाहिए, तो -60 डिग्री इसका एंगल होना चाहिए। क्या -60 इसकी कंडीशन को पूरा कर रहा है? -90 से +90 मैंने बनाया ही -90 से +90 इसलिए था कि इसके बाहर ना निकल जाए। तो -60 डिग्री पे -√3 आ रहा है, तो इसका मतलब थीटा होना चाहिए -60 डिग्री -π/3, ये एंगल होना चाहिए। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है इसमें? चलें एक और क्वेश्चन। चल सीकेंट इनवर्स -2/√3, ये बताओ ये क्या एंगल लिखा हुआ है? सीकेंट इनवर्स -2/√3। वही स्टेप्स फॉलो करो, जंप मत करना स्टेप्स को, गलती नहीं हो। -π/6 -30 डिग्री ठीक लग रहा है, -30 होना चाहिए, सही लग रहा है? -30 हो सकता है, ध्यान से देखो। कॉस इनवर्स, सीकेंट इनवर्स, कॉट इनवर्स 0 से 180 में मिलेंगे, नेगेटिव में मिलेंगे ही नहीं। बात सही है? थीटा लिखा था, कैसे पता मुझे थीटा नहीं लिखा था? सारी मेहनत 0 हो जाएगी। इसमें सारा खेल ही ये है, आपको थीटा बताना ही उस रेंज में है जिस रेंज में सीकेंट इनवर्स रहता है। इक्वल टू थीटा लिखा है, जैसे ही इनवर्स दिखाई दे थीटा लिख लो। क्या ध्यान रखना है कि ये जो इनवर्स है ये रहता ही एक रेंज में, बाहर मिल ही नहीं सकता। सीकेंट इनवर्स मिलेगा, कॉस इनवर्स, सीकेंट इनवर्स, कॉट इनवर्स 0 से 180 में मिलेंगे। 0 से 180 डिग्री के बीच में ढूंढना है मुझे, ठीक है। अब इसे नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री वाले में कन्वर्ट कर लो, बन जाएगा सीकेंट थीटा इज इक्वल टू -2/√3। मुझे थीटा ढूंढना है जो 0 से 180 में हो, और इस कंडीशन को पूरा करता हूं। सीकेंट की वैल्यू ही नहीं देखी है मैंने, उल्टा कर देता हूं इसको, रेसिप्रोकल। कॉस थीटा कितना बनेगा? -√3/2। इसका और इसका एक ही मीनिंग है, तो कॉस थीटा -√3/2 बनता और 0 से 180 में हो। 0 से 180 में मुझे नहीं वैल्यूज याद, फिर से उसी बेसिक वो जो कर्व्स आपको याद करवाए हैं वो इसीलिए याद करवाए हैं कि कुछ ना पता हो तो भी आप बता सको। cos 0, cos 90, cos 180, 0 से 180 डिग्री में आपको देखना है और वैल्यू बननी चाहिए -√3/2। +√3/2 को आप जानते हो, cos √3/2 कहां बनता है? 30 डिग्री पे बनता है। बात सही? तो 30 डिग्री पे बनता है कि इसके सेंटर पॉइंट से 30 डिग्री आगे चलते हैं तो √3/2 बनता है। सिमेट्री का फायदा उठाऊं तो सेंटर पॉइंट से 30 डिग्री पीछे जाऊंगा तो ये √3/2 मुझे नेगेटिव में मिलना चाहिए। बिल्कुल सही है ना, सेंटर से 30 डिग्री आगे आया √3/2 है, सेंटर से 30 डिग्री पीछे जाऊंगा -√3/2 होना चाहिए। क्या बात से? सिमेट्री का ही फायदा उठा रहे। तो ये कितना बनता है? 180 से 30 पीछे जाएंगे, कितना बनेगा? 180 - 30 150 डिग्री। तो 150 डिग्री पे -√3/2 होना चाहिए। मुझे हो सकता है डाउट आ जाए कि मैंने सही गैस किया है कि नहीं, चेक कर लो कि cos 150 -√3/2 होता है कि नहीं। cos 150 को कैसे लिख सकते हो? या तो लिख सकते हो 90 + 60, या लिख सकते हो 180 माइनस, कितना बन रहा है? 180 - 30। 180 पर चेंज होगा कि नहीं? नहीं चेंज होगा। 180 पे हॉरिजॉन्टल लाइन आती है, नहीं चेंज होता है, बनेगा cos 30। कौन सा क्वाड्रेंट है? 180 से छोटा एंगल। 180 से छोटा एंगल कहां रह जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, तो -cos 30 कितना होता है? -cos 30 इज -√3/2। सही लिखा हुआ है मैंने, cos 150 -√3/2 ही होता है, तो सही गैस किया है। तो थीटा होना चाहिए 150 डिग्री। 0 से 180 के बीच में है तो इसका मतलब ये करेक्ट आंसर। बात सही? छोटे छोटे 3 स्टेप्स है, कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। इसको कॉम्प्लिकेट कर दिया जाता है क्योंकि स्कूल में या नॉर्मली
इस चीज पे ज्यादा फोकस किया जाता है कि ये क्या होता है, ये क्या होता है। मैंने स्पेशली इसीलिए बोला था कि ये केवल मन की शांति के लिए, क्वेश्चन सॉल्व होंगे केवल इन बातों से। जो क्वेश्चन सॉल्व होने वो केवल यहां से सॉल्व होने। साइन इनवर्स है -90 से +90 के बीच में, कॉसिकेंट इनवर्स है -90 से +90 के बीच में, टेन इनवर्स है -90 से +90 के बीच में। अब तक ये जो बात मैंने बताई है उसमें एक छोटी सी गलती है जो मैंने जानबूझ के छुपाई थी कि बताने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। देखो, एक थोड़ा सा इसमें करेक्शन ये है कि ये जो एंगल्स है -90 से +90, इनके बीच में अगर कहीं पर साइन थीटा नॉट डिफाइंड है तो वो एंगल आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उस पर वो जो साइन की वैल्यू है नॉट डिफाइंड बननी शुरू हो जाएगी। तो उन एंगल्स को आपको बीच बीच में छोड़ना पड़ेगा। अगर आप ऑफिशियली बोर्ड वाले एग्जाम में अगर आप लिख रहे हो तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आप MCQ कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कर रहे हो, तो ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो वैल्यू निकाल रहे होगे आप डिफाइंड वैल्यूज के ही निकाल रहे होगे, तो एंगल कभी ऐसा नहीं ढूंढोगे जो नॉट डिफाइंड होता हो जिसपे, तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। पर अगर बोर्ड में लिखा हो तो आप ध्यान क्या रखोगे, कॉसिकेंट थीटा किस वैल्यू पे नॉट डिफाइंड हो जाता है, -90 से +90 के बीच में। याद करो, कॉसिकेंट क्या होता है, 1/sin थीटा। 1/0 बनेगा तो नॉट डिफाइंड बनेगा, तो साइन थीटा 0 बना तो नॉट डिफाइंड बनेगा। साइन कहां 0 बनता है, 0 डिग्री पे। तो -90 से +90 के बीच में 0 डिग्री का एंगल छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उस पर कॉसिकेंट है, कॉसिकेंट y नॉट डिफाइंड बन जाता है। तो y की वैल्यू, y का एंगल, y वैल्यू में वो नहीं ले सकता जिसपे कॉसिकेंट नॉट डिफाइंड बनता हो। तो ये वैल्यू लिख ली जाएगी -0 डिग्री, कि 0 रेडियन वाली वैल्यू छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि कॉसिकेंट 0 नॉट डिफाइंड बनता है। क्वेश्चन सॉल्व करने से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर अगर आप ऑफिशियल आंसर लिख रहे हो, उसमें बोर्ड में लिख रहे हो, तो ये करेक्शन आपको लिखनी जरूरी। टेंजेंट इनवर्स x, टेंजेंट कहां पे नॉट डिफाइंड हो जाता है, 90, टेंजेंट 90 नॉट डिफाइंड, टेंजेंट -90 नॉट डिफाइंड। तो यहां पर जो इक्वल साइन लगाए हुए हैं ये मुझे हटाने पड़ेंगे। y की वैल्यू -90 से +90 के बीच हो सकती है, -90 +90 नहीं हो सकती। क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्वेश्चन में आप सोच के चलो -90 से +90 में एंगल ढूंढना है, पर अगर बोर्ड में लिखो तो ये करेक्शन करना जरूरी। कॉस इनवर्स x, कॉस कहीं पे नॉट डिफाइंड होता है 0 से पाई में, नहीं, +1 से -1 तक जाता है, कहीं नॉट डिफाइंड नहीं होता। सीकेंट इनवर्स, सीकेंट इनवर्स क्या होता है, 1/cos, क्या 1/cos नॉट डिफाइंड होता है कहीं पे, 90 डिग्री, cos 90 0 होता है, तो 1/cos 90 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसमें से क्या छोड़ना पड़ेगा, 90 डिग्री का एंगल, तो -π/2। ये सारी वैल्यूज हो सकते हैं पर π/2 नहीं होना। कॉट कहां पे नॉट डिफाइंड होगा, कॉट होगा नॉट डिफाइंड 0 पे और पाई पे, क्योंकि टेंजेंट 0 होता है। कॉट बनेगा 1/टेंजेंट, 0 पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा और पाई पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो यहां पर 0 और पाई, ये वैल्यू छोड़नी पड़ेगी। तो अगर ऑफिशियली लिख रहे हो तो एंगल्स को ऐसे लिखना पड़ेगा, अदरवाइज बिना सोचे ये ध्यान रखना -90 से +90 या 0 से पाई के बीच में। क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ये करेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, बोर्ड में लिखने की जरूरत है। तो पहले क्वेश्चन सॉल्व करना सीखो, ये करेक्शन बाद में भी की जा सकती है, वो हो जाएगी करेक्शन। बात सही, ध्यान रहेगा। होमवर्क